वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो एक बार क्विकली इसको रिकॉल कर लो, ठीक है। मतलब मैंने वहाँ पर क्या बताया था तुम्हें, जो अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली, मतलब दो सर्कल एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो वहाँ पे टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगे, 2 एक्सटर्नल एंड 2 इंटरनल। तो अगर ये मान लो मैंने इसका नाम P दिया, इसका नाम A, इसका B, इसका C एंड इसका D, तो यू कैन से PA एंड PC आर एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स एंड दिस वन एंड दिस वन आर इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स। फिर मैंने तुम्हें बताया था जो सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये चारों पॉइंट कोलिनियर होगा, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था पॉइंट P अगर चाहिए तो C1P बाई C2P का रेशियो R1:R2 में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दोगे, P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक बार P का कोऑर्डिनेट आ गया तो पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने के कॉन्सेप्ट से हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट निकालेंगे। अब मुझे यहाँ पर चाहिए इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तब इसमें देखो, मुझे अब यहाँ पर ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट चाहिए। तो एक्सटर्नल में हम लोगों ने क्या किया था, R1:R2 में सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का लगाया था। और अब अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट चाहिए तो व्हाट वी विल डू, तो फॉर Q we will apply section formula on line joining of centers C1 C2 internally in the ratio R1:R2, in the ratio R1:R2। तब तुम्हारे पास दो सर्कल मौजूद है, सर्कल सेपरेटेड है, तो R1:R2 में सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और जैसे ही Q का कोऑर्डिनेट मिला तो वापस से तुम्हारे पास दो सर्कल मौजूद है, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में या तो फर्स्ट सर्कल को चुनना या सेकेंड को चुनना, और यहाँ भी पेयर ऑफ टेंजेंट वाला लॉजिक लगाना। मान लो Q का कोऑर्डिनेट आया अल्फा बीटा, तो वन ऑफ द इंटरनल कॉमन टेंजेंट क्या लिखोगे, y माइनस बीटा इक्वल टू स्लोप x माइनस अल्फा, और दोनों में से किसी एक सर्कल के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना। m के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा, m का 2 वैल्यू मिलेगा, दोनों वैल्यू बारी बारी से यहाँ पुट कर देना। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू, अब आओ इसके बाद हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स। इक्वेशन निकालना सीख गया तुमने, अब हम लोग सीखेंगे लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो अब जैसे मान लो ये एक सर्कल है और ये अनदर सर्कल है, और मैंने यहाँ से टेंजेंट प्लॉट किया, ठीक है, और ये टेंजेंट इसको कट किया P पर। ये हो गया सेंटर C1, ये हो गया सेंटर C2, ये एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया थीटा। ये ले लो A, ये ले लो B, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल।
अब ये तीनों तो कोलिनियर होता है, या ऐसे भी इसका एंगुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो अब ये एंगल हो गया θ/2, ये भी हो गया θ/2। अब तुम करो क्या, ए से बी पर एक लाइन ड्रॉ करो जो C1 C2 के पैरेलल है। मैंने ड्रॉ कर दिया इसे। इसका मतलब अब जो AM लेंथ है मेरा वो एग्जैक्टली वही है जो C1 C2 है। ये पूरा का पूरा R1 था, ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, तो ये लेंथ मेरा R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब फोकस करो तुम लोग, फोकस ऑन द ट्राइंगल ABM एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो यहाँ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का लेंथ है क्या, AB। AB लेंथ क्या लिखोगे, √AM। AM किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, क्योंकि AM डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के इक्वल है। तो C1 C2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 स्क्वायर, ये दिस गिव्स यू लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। गॉट इट। अब मुझे लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ये अगर θ/2 है तो ये भी θ/2 होगा। इस सेम ट्राइंगल में अगर मैं sin θ/2 लूँ तो दिस विल लुक लाइक R1 माइनस R2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो θ/2 इज साइन इनवर्स। एक्यूट एंगल चाहिए तो मॉड लगा देना, 2 इधर आ गया तो 2 साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ R1 माइनस R2 बाय C1 माइनस C1 C2। This gives you angle between direct common tangent. Angle between direct common tangent. ये θ/2 है तो ये भी θ/2 होगा, और इस ट्राइंगल में sin θ/2 अप्लाई कर दो इन ट्राइंगल ABM में। Got it? Now we are talking about length of internal common tangents. ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स पे फोकस करते हैं, ध्यान देना यहाँ। ठीक है, तो देखो तो ये दो सेपरेटेड सर्कल है, और ये तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, और ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो मुझे इंटरनल कॉमन टेंजेंट का लेंथ चाहिए। तो ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट P है। तो यहाँ से तुमने इंटरनल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, ये Q है। अब ध्यान देना, मैंने बताया ये चारों पॉइंट कोलिनियर है, तो ये R2 है तुम्हारा, यहाँ तक ये R1 है। तो अब तुम यहाँ एक काम करो, ये R1 है, ये R2 है, तो इसको तुम R2 लेंथ तक यहाँ खींच डालो, एक्सटेंड कर दो। जितना रेडियस लेंथ ये है उतना रेडियस लेंथ ये है, और ये हो गया मेरा N। और अब C2 से ज्वाइन कर दो, तो देखो C2N एग्जैक्टली वही होगा जो लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट है तुम्हारा। मान लो लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट तुम्हारा A1 बार B1 बार है, A1 बार B1 बार एग्जैक्टली C2N के इक्वल है। अब फोकस करो ट्राइंगल C1 C2 एंड N, इस ट्राइंगल में सारे बच्चे फोकस करो। अब समझ में आ गया होगा, मुझे ये लेंथ चाहिए।
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे यू विल गेट C2n इज अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ देयर रेडियस स्क्वायर। So this gives you the formula of length of internal common tangent। इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलो, एक ही बात है। लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स। गॉट इट बच्चे? In similar manner you can find angle between internal common tangents। तो ये सारे केसेस थे केस 1 के, जब सर्कल सेपरेटेड है ना। उसी का ये प्रिंटेड फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो पॉज करके एक नज़र देख लेना या नोट्स बनाने में ये तुम्हें मदद करेगा, ठीक है। और दो सर्कल अगर एक दूसरे से सेपरेटेड है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू सर्कल्स 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच या कट नहीं कर रहा है। और ये जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स। गॉट इट? नाउ कम टू नेक्स्ट सिचुएशन। व्हेन C1 C2 इक्वल टू R1 R2, इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो वो सिचुएशन कब बनेगा? जब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज एग्जैक्टली सेम एज सम ऑफ देयर रेडियस। इन दिस सिचुएशन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 3। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इंटरनल कॉमन टेंजेंट जो है वो यहाँ एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो बाकी कहानी तो सेम है। अब यहाँ पता चल गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 3। अब P निकालने का वही पुरानी कहानी, लाइन जॉइनिंग ऑफ C1 C2 में R1:R2 में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला P निकाल लेना। P आ गया तो बाकी सारी चीज़ें निकालने का केस 1 जैसा सिचुएशन सेम एज। अब यहाँ डायरेक्ट P निकाल लो। जैसे ही P निकल आया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। R1:R2 में इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे तो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। और जैसे ही ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया तुम्हारा, यहाँ पर ये पॉइंट मान लो अल्फा बीटा आया, तो दोनों में से किसी एक सर्कल को चुनना और उसके साथ रिप्लेसमेंट मेथड लगा देना, ठीक है। तो ये तुम्हें इंटरनल कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन दे देगा। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का यहाँ पर 2 तरीका है। पहला तरीका, सेक्शन फॉर्मूला से Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेना, और क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है तो रिप्लेसमेंट मेथड लगा देना। रिप्लेसमेंट मेथड याद है ना, x² की जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x(x1), y² की जगह y(y1), x के बदले x+x1/2, y के बदले y+y1/2, कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। और दूसरा तरीका है जो आगे चल के कॉमन कॉर्ड के वक्त बताऊंगा, फिलहाल ये जान लो। अगर सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है तो मुझे इंटरनल कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो सीधे लिख देना S1 - S2। यहाँ S1 - S2 का सिग्निफिकेंस क्या है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल माइनस इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल माइनस इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल। इसका मतलब क्या हो गया? दो सर्कल का डिफरेंस 0 आ गया, फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो डिफरेंस लेते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना,
मेक coefficient of x square and y square must be 1 before taking difference. Must be 1 if not. वरना पता चला डिफरेंस ले लिया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म मौजूद ही रहा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। डिफरेंस मुझे लेना है तो पहले दोनों सर्कल का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओगे, तब सीधा सीधा माइनस कर देना। जो तुम्हारे पास एक्स वाई और कॉन्स्टेंट में टर्म बचेगा वो सेम एज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, तो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ प्रिंटेड फॉर्म में लिखा है। ये सर्कल है, मुझे इसका एक क्वेश्चन चाहिए, दोनों का डिफरेंस ले लिया। सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होंगे, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड सब कुछ तुम केस 1 जैसा निकाल लेना, है ना। यहाँ पर भी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा तो वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस स्क्वायर, और इसका लेंथ पूछा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ कम टू थर्ड केस, व्हेन दीज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तब तुम्हें पता कैसे चलेगा जो दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है। जैसे ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। अगर ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा सम ऑफ रेडियस से छोटा होगा और डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज़्यादा होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान में रखना। डिफरेंस ऑफ रेडियस के वक्त मॉड लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के वक्त मॉड लगाना ज़रूरी है। यहाँ लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो रेडियस का सम हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर दो सर्कल का सेंटर और रेडियस इस इनइक्वलिटी को फुलफिल किया, उससे ये पता चल गया ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, और अगर सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो वहाँ सिर्फ 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही एग्जिस्ट करेगा। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आर रियल, नो इंटरनल कॉमन टेंजेंट। इंटरनल कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ जो कुछ भी करना है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए ये मेरे पास सेंटर C1 है, ये C2 है और ये D है। तो ये R1 ये R2, R1:R2 रेशियो में सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। तो जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे D का कोऑर्डिनेट आ गया, फिर आगे की कहानी मालूम है तुम्हें। और अगर भूल गया तो वापस से केस 1 वीडियो रिवाइंड करके देखो। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को कट किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 कहलाएगा। गॉट इट? अब आओ यहाँ पर, when C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, ये फोर्थ सिचुएशन हो गया। यानी अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ रेडियाई, इसका मतलब 2 सर्कल्स टचेज ईच अदर इंटरनली, एक दूसरे को अंदर अंदर से टच कर रहा है। और अगर एक दूसरे को अंदर अंदर से टच कर रहा है तो इस केस में ओनली 1 कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। तो वो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कॉन्साइड कर जाएगा एंड P यहाँ पर लाई करेगा। P निकालने का यहाँ भी सेम कहानी, C1P R1 है, C2P R2 है, C1 C2 पे R1:R2 में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देना। जैसे ही P का कोऑर्डिनेट आ गया तो रिप्लेसमेंट मेथड दोनों में से किसी एक सर्कल के साथ लगा देना। यू विल गेट इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी तुम S1 माइनस S2 कर सकते हो, उससे भी तुम्हें ये वाला पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, तो S1 माइनस S2 यहाँ से भी, यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया,
और अगर सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच कर रहा है तो S1 माइनस S2 इंटरनल कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन देगा। इस बात का ध्यान रखना यहाँ, ठीक है। तो ये एक एक लाइन एक एक वर्ड अपने नोट्स में, अपने क्लासरूम वाले नोट्स में हाईलाइट करके लिख लेना। और सबसे एवरग्रीन सिचुएशन फिफ्थ सिचुएशन होता है, सबसे बेहतरीन सिचुएशन। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ निकालना नहीं होता है। ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकेंड सर्कल है। अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज स्मॉलर देन डिफरेंस ऑफ रेडियाई, वन सर्कल कंप्लीटली लाइज इनसाइड द अनदर। इसका मतलब नो कॉमन टेंजेंट्स। इट मीन्स सर्कल हैज नो कॉमन टेंजेंट्स। नो कॉमन टेंजेंट्स दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 0। और कॉमन टेंजेंट है ही नहीं तो उसके बारे में कुछ जानने का जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन देम इज 0। ये टोटल 5 केसेस थे, इसको अच्छे से समझ लेना तुम लोग। और ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था। अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियाई है तो हाउ यू विल फाइंड एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये अगला चारों पांचों सिचुएशन में डायग्राम बना के इसको प्रूफ कर दोगे, ठीक है। तो इसको मेमोराइज कर लेना, ठीक है। अब आओ इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तुमसे कहा फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब मेरे पास 2 सर्कल दिया हुआ है, उनके बीच में कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो 2 सर्कल दिया और मुझे कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन चाहिए, तो शुरुआत कैसे करोगे? सबसे पहले दोनों सर्कल का सेंटर रेडियस लिख लो और उनका पोजीशन आइडेंटिफाई करो। कर लिया पोजीशन आइडेंटिफाई, तो पता चला C1 C2 R1 R2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ कितने कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे? 4। इन दिस केस नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 4, ठीक है। अब मुझे उनका सेपरेट इक्वेशंस निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा? तो मुझे पहले D और C निकालना होगा। D क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। C क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। तो D निकालने के लिए लॉजिक क्या बताया मैंने? लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर्स में उनके रेडियस के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिस एंड D डिवाइड C2 C1, मतलब जो जिसका रेडियस बड़ा होता है ना उसको फर्स्ट सर्कल ऑप्ट किया करो, उसको समझो C1 और उसको ले लो R1। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो 1:3 लें कि 3:1 लें। बिगर रेडियस इज टू स्मॉलर रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या आ गया तुम्हारा? ये C2 C1 इन द रेशियो 3:1 एक्सटर्नली, D का कोऑर्डिनेट आ गया। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया तुमने एक बार तो D का कोऑर्डिनेट आ गया, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन लगाया तो C का कोऑर्डिनेट आ गया। तो जैसे ही तुमने C एंड D कैलकुलेट कर लिया तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन अब आसानी से निकल आएगा। तुमने ये कोऑर्डिनेट निकाला 3,4, फिर 1 ऑफ द टेंजेंट लिख लो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब तुम्हारे पास 2 सर्कल है, किसी एक को पकड़ो, किसी भी एक को, या तो इस सर्कल को या इस सर्कल को, और उसके साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, एनी ऑफ द सर्कल। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, मॉड हटा था इसलिए यहाँ +-1 आया, और स्क्वायरिंग कर दो, m के टर्म में क्वाड्रेटिक आया, m का 2 वैल्यू, m का दोनों वैल्यू बारी बारी से इस इक्वेशन में रख दो। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे दिया। सिमिलरली C तुमने निकाला, अब वापस वही कहानी, C का कोऑर्डिनेट मालूम है, 1 ऑफ द टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और यहाँ भी किसी एक सर्कल के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। m के टर्म में क्वाड्रेटिक आया, m का 2 वैल्यू आया, m का दोनों वैल्यू बारी बारी से यहाँ रख दो, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो गया।
ठीक है। Now come to find the number of common tangents to the circles this one and this one. तो अगेन वही कहानी, सर्कल का सेंटर रेडियस निकालो और पता चला ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग निकल गया। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज स्मॉलर देन सम ऑफ रेडियाई एंड ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ रेडियाई। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 होंगे, दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब वीडियो पॉज करो, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। मुझे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट चाहिए, सेंटर निकाला, रेडियस निकाला, सीधे फार्मूला यूज कर दिया लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट का। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दो। एंगल पूछा था, एंगल का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दो। अब मुझे यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फाइंड पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो वही पुरानी कहानी तुम्हारे पास है, सेंटर रेडियस निकालो, देखो उस पांचों में से कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो 4th 5th 7th ये तुम्हारे होमवर्क्स हैं, इनको ट्राई कर लेना। ये सब वही ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चंस हैं, है ना, स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई कर लो। अब वीडियो पॉज करो और 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी, और 2 मिनट में आंसर निकालो इसका। साफ साफ कर रहा है ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आर का रेंज बताओ। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट वाला कंडीशन लगाओ। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ सम ऑफ रेडियस। यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट एंड ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ रेडियस। दो इनइक्वालिटी क्रैक करना है। एक C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 इंटरसेक्शन C1 C2 स्मॉलर देन R1 प्लस R2। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालो। देखना R का इंटरवल ओपन इंटरवल 2 to 8 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्मूला यूज करो। क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट का स्ट्रेट फॉर्मूला यूज करो। देखो आंसर तुम्हारा 14 एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट लेंथ 4 आ रहा होगा, ओके। अब सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ो और इसको अटेम्प्ट करो। करा फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल touches externally the circle x square plus y square minus 6x minus 7y plus 14 equals to 0 and also the y axis। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं रफली डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। ये सर्कल है, यहाँ ये सर्कल का सेंटर है और इसका सेंटर है h, k, और ये सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। तो y एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका रेडियस h के इक्वल होगा। एज वेल एज इस एक और सर्कल को बाहर से टच कर रहा है जिसका सेंटर 3,3 है और इसका रेडियस 2 है। तो अब चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो गई। ये C1 है, ये C2 है, मुझे इस पॉइंट इस सर्कल का, इस वेरिएबल सर्कल का लोकस चाहिए। लोकस इन द सेंस अब ये सर्कल तो फिक्स है और ये हर वक्त मूव कर रहा है। अभी यहाँ है, फिर यहाँ गया, ये जहाँ भी जाएगा इसको बाहर से टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो इस सिचुएशन में C1 कौन सा मूविंग पाथ को फॉलो करेगा। तो कंडीशन सिचुएशन पता चल चुका है, तो रेडियस h है तो सीधे लगा दो ना एक्सटर्नली। 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली का कंडीशन C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अप्लाई कर दिया। C1 C2 क्या आएगा, अंडर रूट h माइनस 3 स्क्वायर प्लस k माइनस 3 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू h प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड
and simplify, you will get k square minus 10h minus 6k plus 14 equals to 0. Hence locus of ch comma k is y square minus of 10x minus of 6y plus 14 equals to 0. Got it? चलो अब इस क्वेश्चन को क्रैक करो तुम लोग। करा 2 सर्कल्स, इसको अच्छे से बनाओ, ये जेई का हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर ले अटेम्प्ट। तो इसको रफली प्लॉट करते हैं। ये एक सर्कल है, दिस इज रफ डायग्राम नॉट एग्जैक्ट। ये दोनों सर्कल है और दोनों सर्कल का रेडियस 5 यूनिट है। लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स C1 C2। अब ये एक दूसरे को टच किया है P1, 2 पर। सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है, तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? 3, 1 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। तो उसका इंटरनल कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। कैसे पता चला? क्योंकि 1, 2 जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे इस सर्कल का इक्वेशन पूछा है। तो अब तुम खुद सोचो, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ C1 C2 पक्का इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। C1 C2 वाले लाइन को एक्सटेंड करो और मान लिया ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इसका स्लोप -4/3 है, इसका स्लोप 3/4 होगा, मतलब इसका tan थीटा 3/4 होगा। तो इस थीटा के रेफरेंस में साइन थीटा 3/5 होगा एंड कॉस थीटा 4/5 होगा। तो जैसे ही साइन एंड कॉस निकल गया, पॉइंट मालूम है। अब सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, डिस्टेंस फॉर्म, लाइन का डिस्टेंस फॉर्म यूज करो ना। इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से 5 यूनिट ऊपर फर्स्ट सर्कल का सेंटर मिलेगा और 5 यूनिट नीचे सेकंड सर्कल का सेंटर मिलेगा। तो मैंने सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन लगा दिया, x - x1 बाय कॉस थीटा, y - y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू +-r। ऐसा करने से सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 5, 5, सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल इज -3, -1। गॉट इट? तो यहाँ तक आ गया समझ में? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। तो अब सारे बच्चे वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। जो ये एक सर्कल है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड टचिंग द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 9। तो मतलब ये बाहर वाला सर्कल है x² + y² इक्वल्स टू 9। ये अंदर वाला सर्कल है जो ऑरिजिन से और 1, 0 से पास कर रहा है। तो स्टेटमेंट के बेसिस पे इस बात की गारंटी है जो ये एक दूसरे को इंटरनली ही टच करेगा। तो मान लिया मैंने इस सर्कल का सेंटर -g - f और अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c। अब ये सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो c 0 आ गया यहाँ से। सर्कल पासेस थ्रू 1, 0, तो 1, 0 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो 1 + 2g + c इक्वल्स टू 0। c 0 है, g -1/2 आ गया। मिसिंग क्या है बच्चे?
ठीक है एफ, तो उसके लिए कंडीशन लगा दो, टू सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ रेडियाई, ये कंडीशन लगाओ। ठीक है, यहाँ से एफ कैलकुलेट कर लेना, एफ प्लस माइनस रूट टू आ रहा है, तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ, योर आंसर विल बी हाफ एंड प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करना एंड ट्राई करना, इसके ये आंसर्स हैं। ठीक है, एंड वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको भी अटेम्प्ट करो। क्या करा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द स्ट्रेट लाइन एंड ऑल्सो टचेज द सर्कल। तो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें, जिन बच्चों से नहीं बना और जिनसे बन गया अच्छी बात है। तो ये और ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये तुम्हें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों लाइन को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो एक इधर से पॉसिबिलिटीज हो सकता है और एक इधर से पॉसिबिलिटीज बन सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ दो सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब इस सर्कल का सेंटर आ गया 0 0, रेडियस हो गया 1। रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर पक्का एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों का जो एंगुलर बाइसेक्टर है यानी सेंटर, ये गारंटेड एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी इन दोनों लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर जो है, ठीक है, वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो सेंटर यहाँ एक्स एक्सिस पे लाई किया, तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ r है, तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 प्लस r हो जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर मैंने लिया 1 प्लस r, 0, रेडियस लिया r। ठीक है, अब अगर कहीं से r पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, x माइनस 1 प्लस r स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब r पता करना है, तो r पता करने के लिए एक बार इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस से इक्वेट करो, अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जैसे ही तुम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करोगे, r के टर्म में एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं तुमसे, जो तुम्हें पॉइंट मालूम है, लाइन का इक्वेशन मालूम है, टेंजेंट है ये, तो अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, विथ दिस लाइन और दिस लाइन, दोनों में से जिसके साथ मर्जी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करो। तो जैसे मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन्फोर्स किया, व्हाट आई विल गेट, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, मॉड ऑफ r माइनस 1 इज रूट 2r, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सिंप्लीफाई करने पाया r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1। यहाँ से r की दो वैल्यू मिल गई, -1 प्लस माइनस रूट 2r, लेकिन -1 माइनस रूट 2r तो मुमकिन है, रेडियस कांट बी नेगेटिव। तो आंसर रेडियस रूट 2 माइनस r आ गया। रेडियस आ गया तो सर्कल्स का इक्वेशन आसानी से आ जाएगा। आई होप